Hello people, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal and this is the part 2 for Professional Ethics. हम लोगों ने अभी तक सारे के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जैसे आपका थ्रेड्स रह गया और सेफगार्ड्स रह गए हैं, सो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, बट दिस पार्ट इज़ स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू नोक्लार जो आपका मई 22 में एक अमेंडमेंट आया था, तब से एप्लीकेबल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 22 एज वेल, सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नोक्लार? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अब आप लोगों ने एसिस कवर करे हैं तो उसमें आपने एसी 250 पढ़ा होगा। एसी 250 भी किसके बारे में बात करता है? कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस एंड एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? ये क्या है? एक तरह से ये उसका एक्सटेंशन ही है। उसमें जो बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि ऑडिटर को ये चीज़ देखनी है कि क्या कंप्लायंस हुआ है लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ या नहीं हुआ है। अब हो क्या रहा था ना, बहुत सारे ऑडिटर्स जो थे वो रिज़ाइन कर दे रहे थे एंड पता नहीं लग पा रहा था एंड कुछ वो एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे थे, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे थे एंड दे यूज्ड टू रिज़ाइन। तो अब इतने सारे रेजिग्नेशंस हुए तो ये हुआ कि इतने सारे रेजिग्नेशंस हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं जो ओपिनियन है दैट इज़ ऑल्सो मॉडिफाइड। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वो नॉन कंप्लायंसी ऑडिटर्स देख रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है, इतने सारे रेजिग्नेशंस हो रहे हैं। सो टू मेक यू कैन से डिटेल्ड इंक्वायरी अबाउट इट, ये प्रोविज़न आया है। तो इसमें क्या है ना, ऑडिटर को सिर्फ रिज़ाइन ही नहीं कर देना है, उसको प्रॉपर जो है वो डिस्क्लोजर और कम्युनिकेशन भी करना है रिलेवेंट अथॉरिटी के साथ में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो नोक्लार आया है। So in the course of providing a professional service to a client or carrying out professional activities for an employer, a professional accountant may come across an instance of non-compliance with laws and regulations or suspected NOCLA committed or about to be committed by the client or employer or TCWG or management. तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑडिटर को कभी कभी ऑडिट करते करते इस चीज़ की भनक लग जाए कि हाँ कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है, या फिर उसको कुछ ऐसा इंस्टेंस दिख जाए कि आगे जाके अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये किसको लीड करेगा? ये नॉन कंप्लायंस को लीड करेगा ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्राइजेज ऑफ एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नोक्लार क्या है? वो क्या है? एक्ट है, या तो ओमिशन का या कमीशन का, इंटेंशनल हो चाहे अनइंटेंशनल हो, विच आर कॉन्ट्ररी टू द प्रिवेलिंग लॉज रेगुलेशंस। अब जो ये नॉन कंप्लायंस है कौन कर रहा है? या तो ये इंटेंशनली हो रहा है या अनइंटेंशनली हो रहा है या ओमिशन हो रहा है किसी चीज़ का, और जो कि क्या है, इन प्रिवेलिंग लॉज से कमिटेड है, ठीक है। अब वो कौन कौन कर सकता है ये नॉन कंप्लायंस? या तो क्लाइंट कर रहा है, या TCWG कर रहा है, या मैनेजमेंट कर रहा है, या जो भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशंस का। सो ये क्या है? ये एक्ट है ओमिशन और कमीशन का, ईदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, विच आर कंट्रेरी टू द प्रिवेलिंग लॉज और रेगुलेशंस। अब इसमें आपका क्या पर्सनल मिसकंडक्ट भी आता है? नहीं, इसमें आपका पर्सनल मिसकंडक्ट नहीं आता, दैट इज़ अनरिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं आता। ये जो नोक्लार है, जो कोड ऑफ एथिक्स में नोक्लार है, दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर लॉज एंड रेगुलेशंस ओनली। उसके अलावा कोई आपका पर्सनल मिसकंडक्ट हो रहा है, दैट इज़ नॉट कवर्ड। तो कवर्ड क्या क्या है? तो IESBA ने, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं कि ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये नोक्लार के अंदर कवर्ड होंगे। तो वो क्या क्या हैं? फ्रॉड है, करप्शन है, ब्राइबरी है, डेटा प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेडिंग है, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी है, टैक्स एंड पेंशन लायबिलिटीज़ एंड पेमेंट्स एंड बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी की सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, नोक्लार इज़ कंसर्न्ड विद दैट, ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है नोक्लार का? उसका ऑब्जेक्टिव है टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू पोटेंशियल नोक्लार इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स while placing renewed emphasis on the roles and management of TCWG in addressing the matter. Further, it increases awareness and understanding among professional accountants of their legal and regulatory responsibilities when they face NOCLAR. तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला
ऐसा ज़रूरी, ऐसा मतलब इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपने देखा यहाँ नॉन कंप्लायंस हुआ, रिपोर्ट कर दिया या रिज़ाइन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाहिए कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका आपको प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना होगा आपको, और इससे क्या होगा, इससे जो अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस को फैलाना है, ठीक है। इट इज़ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना है। अब क्या ये कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है? नहीं, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ना ही जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, बल्कि ये किस लिए है, ये सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि क्या कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इन केस नहीं हो रहा है सो यू हैव टू टेक द नेसेसरी एक्शंस रिगार्डिंग दैट। सो NOCLAR will be applicable if a professional accountant encounters or is made aware of non-compliance or suspected non-compliance in the course of providing a professional service. He is not required to investigate nor responsible for ensuring complete compliance। तो मतलब वही है जो मैंने अभी बोला कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर उसको पता लग गया है तो उसके बारे में वो क्या करे, डिस्कशन करे। एंड ये इन्वेस्टिगेशन, तो आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन का राइट तो होता ही नहीं है क्लाइंट ऑडिटर के पास में। फिर उसके बाद में जो नॉलेज और एक्सपर्टीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रोफेशनल जजमेंट है, जो ऑडिटर के पास में नेसेसरी स्किल्स हैं, उसी को ही एक्सरसाइज करके अपने प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग ही वो देखे कि कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। उसको हम ऐसे नहीं मान रहे कि उस पर बहुत एक्सपर्ट लेवल है नॉलेज की, लॉज एंड रेगुलेशंस की। बस वो ये चेक करेगा कि क्या कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ, मतलब जो लॉज थे, जो होने चाहिए थे फॉलो, तो क्या वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो दिस ओनली द ऑडिटर हैज़ टू चेक। ओके, फिर जो मैटर्स इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं वो इसमें कवर्ड नहीं होते, जैसे पर्सनल मिसकंडक्ट वाले कवर्ड नहीं होते, ये इन्होंने ऊपर भी बोला था। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने NOCLAR में, कि NOCLAR क्यों आया है। NOCLAR आया है अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ करने के लिए, एंड ऑल्सो टू डिटेक्ट कि कोई कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है। ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है, ये क्लाइंट, TCWG, मैनेजमेंट और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन पे एप्लीकेबल होता है। फिर उसके बाद में ये क्या क्या कवर करता है, ये फ्रॉड, PMLA ये सब कवर करता है, लेकिन ये पर्सनल मिसकंडक्ट जो है वो कवर नहीं करता है। तो ये IES BA लेकर आया है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो और है कि ये जो है ना NOCLAR, ये IES BA लेकर तो आ गया है, लेकिन ICAI ने ना इसको अभी तक सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटी पे ही एप्लीकेबल किया है। तो उसने रिस्ट्रिक्ट जो किया है NOCLAR का एप्लीकेशन, वो फ़िलहाल के लिए सिर्फ लिस्टेड एंटिटी पे है। मतलब जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस हैं वो जब लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करें तो वो देखेंगे NOCLAR, एंड अगर जो मेंबर्स इन सर्विस हैं वो अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो भी उन पे NOCLAR जो है वो एप्लीकेबल है। ओके, फिर उसके बाद में अब ये देखो, इससे आपको काफ़ी आइडिया होगा कि ये है क्या। रिस्पॉन्डिंग टू NOCLAR in case of employment, in case of audit engagement and steps you have to take for responding। तो इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कंप्लायंस हो रहा है लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ में, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो सर्विस में है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट अदर देन सीनियर अकाउंटेंट। इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसकी होगी। अब उसको पता लगा कि कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो वो क्या करेगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेगा मैटर की, एड्रेस करेगा, सीक करेगा एडवाइस, डिटरमाइन करेगा कि इस पर फर्दर एक्शन क्या लें। अब ये जो फर्दर एक्शन लिया जाएगा, दिस विल बी एज पर द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। फिर उसके बाद में वो डिटरमाइन करेगा कि क्या ये मैटर मुझे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जाके डिस्कस करना चाहिए। उसको पता लगे कि कोई इमिनेंट ब्रीच हुआ है एंड इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो फिर वो उसका क्या कर देगा, डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। तो अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से क्या मतलब है, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो मैटर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जो सेबी के लिए अगर आपको पता लगा है कि सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अगर लिस्टेड कंपनी में कोई भी
आपको पता लगा है लिस्टेड एंटिटी में कोई भी नॉन कंप्लायंस हुआ है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होती है? सेबी होती है। तो आप क्या करोगे? सेबी से जाके डिस्क्लोजर एंड डिस्कशन करोगे। सो अप्रोप्रिएट अलाइनमेंट हैज़ बीन मेड इन द कोड विद रिगार्ड टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज रिक्वायर्ड अंडर सीए एक्ट। तो सीए एक्ट ने कॉन्फिडेंशियलिटी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी दिया है और जो उनके स्केड्यूल्स हैं उसमें भी उन्होंने प्रोविजंस दिए हैं, प्रॉपर प्रोविजंस दिए हैं कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में भी ये बोला गया है कि जो सीए या तो प्रैक्टिस में है वो भी कोई लीक नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की, और अगर कोई सर्विस में है तो ही इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि अप्रोप्रिएट अलाइनमेंट तो होना चाहिए लेकिन साथ में कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो फिर यू नीड टू डिस्कस इट ओके विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये हो गया आपका नॉन कंप्लायंस। तो इसमें बेसिकली हमारा अभी तक हमने यही देखा कि अगर नॉन कंप्लायंस है दैट यू हैव टू डिस्कस इट विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपने डिस्कस कर लिया, अब आपका लास्ट स्टेप क्या रहेगा? देखो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि उसको अंडरस्टैंडिंग लिया, उसने एड्रेस किया, उसने सीक करी एडवाइस और उसने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से डिस्कस कर लिया। अब वो क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट करेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा ऑडिटर? यही जो है ये एडिशनल रिक्वायरमेंट आई है नोक्लार में। इससे पहले तक क्या होता था, ऑडिटर रिज़ाइन कर देता था और कुछ पता नहीं लग पाता था कि ऑडिटर ने रिज़ाइन किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो ऑडिटर अब इसी सब का डॉक्यूमेंटेशन देगा, इसी पर्पज़ से जो है वो नोक्लार आया है। तो रिवाइज्ड कोड एंड ओवर एंड अबव रिक्वायर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू फॉलो द एडिशनल रिक्वायरमेंट कि मैनेजमेंट या TCWG ने कैसे उस मैटर पर रिस्पॉन्ड किया। सो हाउ हैव दे रिस्पॉन्डेड। फिर the course of action the accountant considered the judgments made and the decision that were taken having regard to the reasonable and informed third party test and how the accountant is satisfied। तो क्या course of action हुआ एंड क्या वो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है वो सेटिस्फाई हुआ है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ड्यूटी फुलफिल हो गई है या अभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ नॉन कंप्लायंस है। सो दिस डॉक्यूमेंटेशन इज इन एडिशन कंप्लायंट विद द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट अंडर एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जैसे 230 जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है और आपका जो ऑडिट रिपोर्ट वाला है उसके साथ ही में ये क्या है, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है दैट इज एज पर नोक्लार। So for example requires a professional accountant performing an audit of financial statements। तो इससे क्या होगा इनेबल हो जाएगा एक अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स की जो कि अराइज हुए हैं और क्या कंक्लूजन पहुंचा गया है एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट में क्या कंक्लूजन है। फिर उससे क्या होगा ना, अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन करोगे इस डॉक्यूमेंटेशन से एक तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई क्या सब्जेक्ट मैटर था एंड क्या उसका कंक्लूजन रहा है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इसका आप एक तो प्रिपेयर करोगे, इसको डॉक्यूमेंट करोगे और आप क्या करोगे, आप वो चीज़ें भी आइडेंटिफाई और डॉक्यूमेंट करोगे जो आपको नॉन कंप्लायंस दिखी है। तो बेसिकली आप क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, यू हैव टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट जो भी आपने मैटर्स TCWG वगैरह से बात करी है एंड फिर जो भी कंक्लूजन हुआ है दैट यू ऑल्सो हैव टू डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ नोक्लार की। सो आई होप अभी तक का आपको यहाँ समझ में आया है। यही पूरा चार्ट है जो नोक्लार का है कि कैसे नोक्लार जो है वो वर्क करता है। अब जिससे ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ना, हम लोगों की बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नोक्लार एंड SE 250। तो जब SE 250 ऑलरेडी बना हुआ था लॉ में तो नोक्लार की क्या ज़रूरत पड़ गई। हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि SE 250 में ही एक एडिशनल रिक्वायरमेंट कर देते। तो कुछ ना एक्सटेंशन भी हुआ है SE 250 में जो कवर्ड नहीं था, नोक्लार उसका एक्सटेंशन लेकर आया है। तो क्या एक्सटेंशन लेकर आया है, यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करवा देती हूँ। ऑल्दो एग्ज़ाम के लिए आप ऐसे ही लिखना, पैरा फॉर्म में ही लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा करके पॉइंट्स में लिखना, लेकिन जिससे सिंप्लीफाई हो जाए मैं एक टेबल बनवा देती हूँ दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन SE 250 एंड नोक्लार। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पहला पॉइंट है SE 250 एंड नोक्लार। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी राइटिंग को जज मत करना, आई एम यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन एंड दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा प्रॉपर लेटर्स जो है वो नहीं आ पाते हैं। सून मैं बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ सेटअप लगाने की, बट फ़िलहाल के लिए आई एम यूजिंग माई फ़ोन ओके। तो SE 250 जो है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पे
ये एश्योरेंस इंगेजमेंट्स को कवर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका नोक्लार है ना, नोक्लार आपका सब पे एप्लीकेबल होता है, प्रैक्टिस वालों पे भी और सर्विस वालों पे भी। सर्विस वाले तो जो हैं वो काम कर ही रहे हैं, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको दे रही है। प्रैक्टिस वाले कई तरीके की इंगेजमेंट्स करते हैं, ये लोग ऑडिट इंगेजमेंट्स भी करते हैं, ये लोग एश्योरेंस इंगेजमेंट्स भी करते हैं। तो ये सारे के सारे इंगेजमेंट्स जो भी अदर देन ऑडिट है ना, उस पर भी एप्लीकेबल होता है। सो बेसिकली हम अभी तक ऑडिट करते थे, क्या देखते थे कि इन रेस्पेक्टिव विद ऑडिट लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में परफॉर्म करा हुआ है एंड उसमें कहीं नॉन कंप्लायंस है, तो वो कैसे डिटेक्ट करोगे? तो उसी के लिए नोक्लार आया है, एंड अगर कुछ भी ऐसा हुआ है देन यू हैव टू टेक द प्रॉपर एक्शन। फिर उसके बाद में आपका सेकेंड पॉइंट है SE 250, जो कि बात करता है Auditors' responsibility for laws having direct effect on determination of material amounts and disclosures in financial statements, जैसे कि tax and labor laws, and other laws and regulations that do not have a direct impact on the determination of amounts and disclosure in financial statements, but compliance with which may be fundamental to the operating aspects of the business. तो ऐसे 250 बोलता था कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लॉज के बारे में बात करे, उन लॉज को देखे जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कंपनी के, और क्या वो लॉज जो है वो कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है। तो यहीं तक बात करता था ऐसे 250। नोक्लार क्या हुआ है? नोक्लार इस पॉइंट का और एक्सटेंशन हो गया है। नोक्लार ने एक चीज़ और कवर कर लिया है कि इन केस, अभी तक क्या ऑडिटर क्या कह रहा था, क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। नोक्लार क्या बोल रहा है, अगर ऐसा हुआ है, अगर इसे नॉन कंप्लायंस हुआ है तो क्या सब्सटेंशियल हार्म है और क्या इससे कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आपका जो FSSAI है दैट डील्स विद योर फूड आइटम्स, तो फूड आइटम्स में अब सपोज कुछ नॉन कंप्लायंस पकड़ा गया, अब नाउ यू कैन सी कि जो फूड है वो एक पर्सन जो है वो इनटेक कर रहा है, अब उससे उसको न्यूमरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाए, जो उसके कंज्यूमर्स हो फूड प्रोडक्ट की। तो ऐसे केसेस में जो है जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर भी सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो इस नॉन कंप्लायंस का इतना ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो गया, सो नोक्लार विल डील विद दैट। तो एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया। फिर उसके बाद में जो SE 250 है वो स्टेक होल्डर्स को कवर नहीं करता है, जैसे इन्वेस्टर्स वगैरह, लेकिन नोक्लार जो है वो सबको देखता है कि क्या जो इफेक्ट है नॉन कंप्लायंस का वो किस किस पे आ रहा है, वो इन्वेस्टर्स पे आ रहा है, क्रेडिटर्स पे आ रहा है, एम्प्लॉयज़ पे आ रहा है। तो ये नोक्लार जो है ये सबको ध्यान में रखते हुए एंड देन वी हैव टू लुक कि हमें कैसा जो है वो रिपोर्टिंग करना है। अब अगर आपने ये चीज़ें सारी की सारी डॉक्यूमेंट कर देंगी कि ऐसे ऐसे यहाँ कंपनी में नॉन कंप्लायंस हुआ था एंड अभी इस नॉन कंप्लायंस की सिचुएशन ये है, मतलब सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, तो काफ़ी हद तक जो यूज़र्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि उनको उस कंपनी से एसोसिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ अबाउट योर नोक्लार। फिर उसके बाद में एक प्रोविजन जो है वो एडिशनल है, दैट वाज नॉट इन 250, एंड दैट इज़ the professional accountant might become aware of imminent breach of law or regulation that would cause substantial harm to the investors, creditors, employers, or the general public, having first considered whether it would be appropriate to discuss the matter with management or TCWG. The accountant shall exercise professional judgment and determine whether to disclose the matter to immediately to an appropriate authority in order to prevent or mitigate the consequence of such immediate breach. If disclosure is made, that disclosure is permitted. This provision is not existent in SE 250. अब क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह की बात हो रही थी, तो यही था कि सब चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखो, बट अब जो है इससे सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, तो आप हर चीज़ को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते। तो नॉन कंप्लायंस अगर हो रहा है तो उसको डू नॉट नीड टू कीप कॉन्फिडेंशियल। तो अब ये यही बोल रहा है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में क्या हुआ है, अगर जैसे पता लगा है प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कि यहाँ पे जो है ये ब्रीच हो रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशंस, तो वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट में देखेगा कि क्या ये चीज़ उसको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए या फिर इसको पहले डिस्कस करना चाहिए मैनेजमेंट और TCWG के साथ में। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्कस करना चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, वो डिस्कस करेगा एंड फिर वो अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्लोज कर देगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि उनको डिस्कस करना होगा, तो वो यही सब देखो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट टू एनेबल एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या सिग्निफिकेंट मैटर था जो
ऑडिट के दौरान अराइज हुआ था, क्या कंक्लूजन पे हम पहुँचे एंड क्या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो लगाई गई है इन कंक्लूजन्स को देखने में। तो पहले तो इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर लो, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वो सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स भी करो जो आपने डिस्कस करे हैं मैनेजमेंट, TCWG या अदर के साथ में, जो नेचर थी सिग्निफिकेंट मैटर की एंड व्हेन एंड विद whom द डिस्कशन टुक प्लेस। फिर उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस एंड उनका क्या रिजल्ट रहा है उस डिस्कशन का, वो भी आपको क्या करना है, वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, रिवाइज्ड कोड जो है वो कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स देती है कि कैसे मैनेजमेंट या TCWG ने रिस्पॉन्ड किया, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहा था और क्या ऑडिटर सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ये इसका क्या है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है इस डॉक्यूमेंटेशन का, और उसमें क्या क्या करना है वो ये है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, और क्या क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन में वो ये है। तो आई होप अभी तक नोक्लार जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और ये वाले जो है ना पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स जो है इसको अच्छे से आप याद कर लेना। ओके, ऐसे 250 और नोक्लार पे क्या है। सो दिस वाज अबाउट नोक्लार, एंड अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से वो हम लोग अपना थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस एंड आगे के टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर, एंड ऑल्सो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिससे आप लोग को जो भी अपडेट्स हो वीडियोज़ की वो मिलती रहें। आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड ऑल्सो जो भी मैंने और वीडियोज़ रिकॉर्ड किए उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ओके, सो एंडिंग द वीडियो हेयर, एंड आई होप दैट इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।